हाँ तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने जूल के नियम के बारे में पढ़ा। और जूल के नियम के बारे में हमने पढ़ा कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसा जो है हमने इससे पूर्ववर्ती वीडियो में आपको बताया था। हमने ये पढ़ा था कि ये जो जूल का नियम है वो उनके लिए जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केवल आदर्श गैसों के लिए होता है, जिसे कि हम आंतरिक दाब कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो आंतरिक दाब है वो आदर्श गैसों के लिए 0 होता है, लेकिन वास्तविक जो गैसें हैं उन वास्तविक गैसों के लिए ये डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 नहीं होता है, 0 से अधिक होता है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए ही जूल गुणांक को परिभाषित किया गया। और होता क्या है जूल गुणांक? जूल गुणांक होता है कि स्थिर आयतन पर आयतन के साथ ताप में जो परिवर्तन की दर है उसी को हम जूल गुणांक कहते हैं। यानी कि स्थिर आयतन पर स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर किसी गैस के आयतन परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? जूल गुणांक कहते हैं। यानी कि जूल गुणांक जिसे हम म्यू जे के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये म्यू जे इज इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ई। ये है जूल गुणांक। और किसी भी आदर्श गैस के लिए ये जो जूल गुणांक है इसका मान 0 होता है, क्योंकि डीई यथातज अवकलज है। यानी कि ये जो आदर्श गैस है उसके लिए जूल गुणांक का मान क्या होता है? 0 होता है। और डी जो है वो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है। और यथातथ अवकलज के चक्रीय जो नियम है उसके द्वारा हम इस तरह से ये पाते हैं कि डेल ई, यानी कि ये जो समीकरण 1 है इसका यदि हम चक्रीय अवकलन करते हैं तो चक्रीय अवकलन के द्वारा हम पाएंगे डेल ई अपॉन डेल वी इंटू एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ई इंटू डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू -1 होता है। यानी कि जो समीकरण 1 है उसका यदि हम चक्रीय अवकलन करते हैं बारी बारी से सभी टर्म्स को लेके यदि हम इनका अवकलन करते हैं तो ये समीकरण 2 हमें प्राप्त होती है। और क्योंकि हम जानते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी होता है सी वी और डेल टी अपॉन डेल वी कांस्टेंट ई होता है म्यू जे। तो इस समीकरण जो 2 है उस समीकरण 2 को यदि हम पुनः व्यवस्थित करें तो पुनः व्यवस्थित करने पर इसका मान आएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -सी वी म्यू जे। यहाँ जो है समीकरण 3 जहाँ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि समीकरण 3 से हम वास्तविक गैसों के लिए जो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं। किसी पदार्थ की ठोस अथवा द्रव अवस्था में स्थिर ताप पर आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि यदि हम ठोस या द्रव के आयतन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए दाब की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसीलिए ठोस अथवा जो द्रव है उस अवस्था में पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर ताप पर जो समीकरण है डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी का समाकलन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका समाकलन यदि हम करते हैं तो आएगा E1 से E2 डी ई और समाकलन V1 से V2 डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। इस समीकरण में ठोस तथा द्रव के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होगा,
किंतु डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ठोस तथा द्रवों के लिए अधिक होता है। अतः इन दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर हो जाएगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये था जूल गुणांक। अब हम बात करते हैं इसी में जूल थॉम्सन प्रभाव की, कि जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है। जूल और जो थॉम्सन प्रभाव है उसने रुद्धोष्म अवस्था में गैसों के प्रसरण का अध्ययन किया और एक जो है नियम दिया जिसे हम जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक संरंध्र डॉट से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। इस प्रभाव को हम जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। यानी कि जूल थॉम्सन ने क्या बताया कि यदि रुद्धोष्म परिस्थिति में गैसों को हम संरंध्र डाट में से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करेंगे तो उनके ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को हम शीतलन प्रभाव या जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। गैसों के ताप में यह कमी जो है वो संरंध्र डाट के दोनों ओर जो दाब का अंतर है उस दाब के अंतर के समानुपाती, यानी कि ताप में जो कमी है वो दाबांतर के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होता है। गैस के अणुओं में ये जो कमी आती है ताप में, ये क्यों आती है कि जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है तो उच्च दाब पर गैस के अणुओं के मध्य जो है उच्च बल आकर्षण, अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, और जब वो निम्न दाब की ओर जाती है तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो टूटता है, और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उसी गैस से ली जाती है। इसलिए गैस का जो ताप है वो कम हो जाता है। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है उसमें ये प्रेक्षण निम्न ताप पर ही प्रदर्शित होते हैं। अब हम जो है ये जो जूल थॉम्सन जो प्रभाव है इसको हम एक प्रयोग के द्वारा जो है सत्यापित करेंगे कि जूल थॉम्सन प्रयोग क्या है। ये जो जूल थॉम्सन प्रयोग है इसमें जो प्रयुक्त उपकरण होता है, इस उपकरण में एक ऊष्मारोधी नली ए होती है जिसके बीच में एक रेशम का संरंध्र डाट बी लगी होती है, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसके दोनों ओर जो है, इस नली के दोनों ओर दो पिस्टन, भारहीन एवं घर्षणहीन पिस्टन एक्स और वाई लगे रहते हैं। संरंध्र डाट के दोनों ओर नली में दो अति संवेदनशील सेंसिटिव थर्मामीटर लगे होते हैं जिनकी सहायता से हम ताप में अति सूक्ष्म जो परिवर्तन है, ताप में यदि बहुत कम परिवर्तन होता है तो उसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पूरा जो उपकरण है जो कि जूल थॉम्सन प्रयोग में प्रयुक्त होता है, ये पूरा के पूरा उपकरण जो है ऊष्मारोधी अवस्था में रखा जाता है। और ये जो चित्र जो है उसमें ये जो है दिखाया गया है जूल थॉम्सन जो प्रयोग में जो उपकरण काम में आता है, इसमें जो है ये दिखाया गया है कि इसके अंदर जो है एक ऊष्मारोधी नली है ए, इस नली के जो बीच में जो है एक रेशम का संरंध्र डाट भी लगा हुआ है, और इस नली के दोनों सिरों पर दो घर्षणहीन और भारहीन पिस्टन एक्स और वाई लगे हुए हैं। इन दोनों जो भाग हैं इस उपकरण के, उन दोनों भागों में दो जो थर्मामीटर है सुग्राही सेंसिटिव थर्मामीटर रखे होते हैं, और ये पूरा उपकरण जो है रुद्धोष्म मतलब ऊष्मारोधी अवस्था में रखा जाता है। इस स्थिति में यदि हम देखें तो इसमें जो है किसी गैस की निश्चित मात्रा को, इस प्रयोग को करने के लिए हम एक निश्चित मात्रा को इस संरंध्र डाट में बाईं ओर से दाईं ओर प्रभावित करते हैं, क्योंकि गैस का दाब बाईं ओर कम होता है, अतः गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है।
और इसका ताप जो है बहुत कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, क्योंकि गैस की आंतरिक ऊर्जा का कुछ भाग आंतरिक आकर्षण को कम करने में लग जाता है। यदि हम ये मान लें कि प्लग में प्रवाहित होने से पूर्व और पश्चात गैस का दाब, ताप, आयतन और ऊर्जा, यानी कि गैस के प्लग से जो भी इसमें ऊष्मारोधी जो संयंत्र डॉट लगा है उस डॉट से प्रभावित होने से पहले गैस का दाब P1, ताप T1, आयतन V1 और ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा E1 है। जब गैस दूसरी ओर प्रभावित होती है, दाईं ओर जाती है, तो उसका दाब P2, ताप T2, आयतन V2 और आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाती है और गैस संपीड़ित होती है। इस प्रकार पिस्टन द्वारा गैस पर जो किया गया कार्य है, पिस्टन जो है बाईं ओर पिस्टन को हम जब दबाएंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा P1 और V1। और संयंत्र डार्ट द्वारा प्रवाहित होने के पश्चात गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है और तंत्र द्वारा प्रसरण में पिस्टन पर किया गया जो कार्य है वो होगा P2 V2। यानी कि इस प्रक्रम के अंदर जो है पिस्टन जो है वो कार्य करेगा P1 V1 और गैस जब संयंत्र डार्ट से रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होगी तो उसके द्वारा पिस्टन Y पर जो किया गया कार्य है वो होगा P2 V2। तो टोटल जो किया गया जो कार्य है वो होगा dW बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। ये जो है कार्य होगा और गैस द्वारा संपादित संपूर्ण कार्य होगा P2 V2 माइनस P1 V1। रुद्धोष्म परिस्थितियों में dQ का मान शून्य होता है, अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम कह सकते हैं dE इज इक्वल टू माइनस dW, या dE बराबर जो है dW का मान यदि हम रख देते हैं तो माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, या E2 माइनस E1 बराबर होगा माइनस P2 V2 प्लस P1 V1, या यूँ कहें E2 प्लस P2 V2 बराबर होगा E1 प्लस P1 V1। और हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो एंथैल्पी है उस एंथैल्पी का जो मान है वो होता है E प्लस PV, यानी कि आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य का जो योग है वो होता है एंथैल्पी। इसलिए जो है समीकरण में जो E2 प्लस P2 V2 का मान H2 हो जाएगा और E1 प्लस P1 V1 का मान होगा H1। तो इस समीकरण से हम यूँ कह सकते हैं कि H1 यानी कि प्रसरण से पूर्व और प्रसरण के बाद की जो एंथैल्पी है वो बराबर होगी। तो हम इसका मतलब है कि जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसरण हो रहा है तो H2 माइनस H1 बराबर 0 होगा, अर्थात डेल्टा H बराबर 0 होगा, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। ये जो जूल थॉम्सन जो प्रयोग है, इस जूल थॉम्सन प्रयोग से हमें जो है ये स्पष्ट होता है कि जब रुद्धोष्म प्रसरण होता है तो रुद्धोष्म प्रसरण में गैस की जो एंथैल्पी है वो स्थिर रहती है, यानी कि प्रसरण के पूर्व और प्रसरण के पश्चात जो टोटल एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो शून्य होता है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो ये था जूल थॉम्सन प्रयोग, यानी कि जिसकी सहायता से ये सिद्ध होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। तो आज जो है हमने जो है इस जो वीडियो है उसमें हमने अध्ययन किया जूल गुणांक और जूल थॉम्सन प्रभाव, और साथ ही जो है जूल थॉम्सन जो प्रयोग है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी जो है वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। और